सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है सौरभ मलिक हो गए, जो कि आपके वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा चिंटू कुमार हो गए, जो कि आपके बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भी जो है ना वो मतलब कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे हैं, तो उन्होंने तो अपना नाम जो है मतलब कि नहीं बताया था कि सर आप मेरा नाम ले लीजिएगा, लेकिन मैं सौरभ मलिक और चिंटू कुमार को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। आपको टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ना ये आपका किया गया है। तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ना ये आपके संविधान के अनुच्छेद 61 में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद आर्टिकल 61 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए राष्ट्रपति के अनुच्छेद से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख जो आपके अनुच्छेद है ना ये आपका भाग 5 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 52 से लेकर जो है ये आपका अनुच्छेद 62 तक जो ये आपका वर्णित है। जिसमें अगर अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अनुच्छेद 52 में जो है ना ये आपका क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये जो आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये आपके अनुच्छेद 52 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 53 की बात कर ले तो देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी आपका संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ना ये आपका राष्ट्रपति में निहित होगी, और ये इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से जो है ना ये आपका कर सकेंगे। ये आपका अनुच्छेद 53 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 54 जो है ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से आपका संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना एक आपका निर्वाचक मंडल द्वारा जो आपका किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है आपके शामिल होते हैं। ये आपका अनुच्छेद 54 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 55 की बात कर ले तो आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से जो आपका संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है ना एकल संक्रमणीय मत द्वारा और मतदान गुप्त जो ये आपका किया जाता है। ये आपका अनुच्छेद 55 में आपका कहा गया है। अनुच्छेद 56 ये आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से आपका संबंधित है, यानी राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से जो है ना 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, और वे आपके उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 56 में आपका कहा गया है। आर्टिकल 57 की बात कर ले तो ये आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से आपका संबंधित है, यानी एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में आपका पद धारण कर चुका है वह दोबारा चुनाव के लिए पात्र होगा। ये आपका आर्टिकल 57 में आपका कहा गया है। आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति पद के लिए आपका योग्यताएं का वर्णन जो आपका किया गया है, यानी योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। तो ये आपका भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये आपका मतलब कि राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, और ये आपका अनुच्छेद 58 में जो आपका कहा गया है। आर्टिकल 59 में जो है ना ये आपका राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का विवरण जो आपका किया गया, यानी राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और न ही लाभ का पद धारण करेगा। ये आपका अनुच्छेद 59 में आपका कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात कही गई है, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में जो है ना वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है आपका शपथ लेते हैं। ये आपका आर्टिकल 60 में जो आपका कहा गया है। आर्टिकल 61 तो मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख आपका किया गया है। अनुच्छेद 62 की बात कर ले तो आपका राष्ट्रपति पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव से आपका संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है ना चुनाव करा लिया जाना चाहिए। आकस्मिक रिक्ति मतलब कि मृत्यु हो गया या फिर आपका त्यागपत्र देते हैं होने पर 6 महीने के
अंदर जो है ना ये आपका चुनाव कराना अनिवार्य है, ये आपका आर्टिकल 62 में जो आपका कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मेरा मतलब कि जो एनालिसिस करने का उद्देश्य है ना, सिर्फ आपका आंसर की बताने का उद्देश्य नहीं है। मैं आगे आने वाले शिफ्टों को बच्चों को किस तरह से मदद कर सकता हूँ उतना मैं जो एफर्ट जो वो करता हूँ। इसलिए वीडियो आपको थोड़ा सा हो सकता है लेट देखने को मिले, सबसे लेट आपको देखने को मिले, लेकिन मेरा यही होता है कि सिर्फ आपको आंसर की ना प्रोवाइड किया जाए। बच्चों का जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या फिर आपका जीडी का एग्जाम है, तो उनको भी जो यहाँ से आपका लाभ जो वो देखने को मिले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो कि आपका अब निगम हो गया है, इसकी स्थापना किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 14 अगस्त 1956 को जो है आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में इसे आयोग के रूप में जो आपका स्थापित किया गया था, और बाद में आपका 1994 में जो है ना एक आपका निगम यानी लिमिटेड कंपनी में जो है ना ये आपका बदल दिया गया है। और ये आपका 1994 में इसे आपका ONGC जो है आपका मतलब किसमें बदल दिया गया है। और ONGC का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है, यानी हिंदी में बात कर ले तो ये आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम होता है। और इसका अगर मुख्य कार्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसका जो मुख्य कार्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली के वसंत कुंज में जो आपका स्थित है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका पंजीकृत मुख्यालय जो है ना ये आपका ऐतिहासिक रूप से देहरादून उत्तराखंड में जो आपका रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहते हैं कि योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जहां पर आपका 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि योजना आयोग की जो स्थापना है ये आपका 1952 में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि योजना आयोग का जो प्रमुख होता है ना ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। ये आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि दोनों कथन में से जो है ना कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पहले अगर कथन की बात कर ले तो देखिए पहला जो कथन है ना ये आपका गलत है, क्योंकि योजना आयोग की जो स्थापना है ना ये 15 मार्च 1950 को जो है भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव यानी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से जो आपका किया गया था, न कि आपका 1952 में जो है आपका किया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त 1952 को जो है ना ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की स्थापना किया गया था, न कि आपका प्लानिंग कमीशन का स्थापना किया गया था। इसलिए पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन भी जो आपका गलत है, क्योंकि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन होते हैं ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि आपके राष्ट्रपति होते हैं। और योजना आयोग के जो पहले आपके अध्यक्ष थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका मतलब कि प्लानिंग कमीशन था ना एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आपका एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था। और इसका मुख्य कार्य क्या था, तो देखिए भारत के पंचवर्षीय योजनाएं यानी जो 5 ईयर प्लान्स होता था ना इसका मसौदा तैयार करना और संसाधनों का आकलन करना, ये जो इसका मुख्य कार्य होता था। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की बात आ गई है, तो ये पंचवर्षीय मतलब कि आपका कब जो है ये आपका प्लानिंग कमीशन को आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ये प्लानिंग कमीशन को जो योजना आयोग को जो है ना ये आपका आई थिंक 13 या 14 अगस्त एग्जैक्ट डेट मुझे शायद 13 अगस्त 2014 को जो है ना आपका योजना आयोग को जो आपका समाप्त कर दिया गया था। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है ना ये आपका नीति आयोग का जो है ये आपका मतलब कि गठन जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये द ग्रेटेस्ट माई मतलब कि ऑन स्टोरी ये जो आपका महान मुक्केबाज यानी बॉक्सर मोहम्मद अली की जो है ना ये आपका ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन बी मोहम्मद अली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी ये जो आपका पुस्तक है ये आपका 1975 में आपका प्रकाशित किया गया था। और ये जो पुस्तक है ना ये आपके रिचर्ड डरहम के सहयोग से जो है ये आपका लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि 2019 में जारी 20 रुपए के नए सिक्के का जो है ना कुल वजन जो है आपका कितना है। पता नहीं एडिक्विटी 20 रुपए के सिक्के से जो है इसको क्या लगा हुआ है। अब तक तीसरी बार जो है ना 20 रुपए के सिक्के से जो आपका प्रश्न पूछा गया है।
तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने मार्च 2019 में जो है ना 20 रुपए का नया सिक्का जो आपका पेश किया था। और इस सिक्के की विशेषता आपका क्या क्या रहा था, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर देखा जाइएगा। तो देखिए इस सिक्के का जो कुल वजन है ना ये आपका 8.54 ग्राम है। इसके अगर शेप यानी आकार की बात कर ले तो ये जो आपका सिक्का है ना ये आपका डोडेकेगोन यानी 12 कोणीय आकार का, जो कि आपका कल पूछा गया था प्रीवियस शिफ्टों में। यानी इसमें जो है ना यानी 20 रुपए के सिक्के में जो है आपके 12 किनारे हैं। और इसका अगर व्यास यानी डायमीटर अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो व्यास है ना ये आपका 27 मिलीमीटर है। कंपोजिशन यानी धातु संरचना के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका एक बाई मेटेलिक यानी द्विधात्विक सिक्का है। और बाहरी रिंग का जो है ना ये आपका मतलब कि इसमें आपका 65% तांबा, 15% जस्ता और 20% जो है आपका निकेल है। वहीं अगर सेंट्रीमेंट में यानी आंतरिक हिस्सा में अगर पूछा जाए तो इसमें आपका 75% तांबा, 20% जस्ता और 5% जो आपका निकेल है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो 8.54 ग्राम ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में जो विलय है ना ये किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में जो आधिकारिक विलय है ना ये आपका 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो ऑप्शन सी 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आपका केवल अकेले बैंक का विलय नहीं था। 1 अप्रैल 2017 को जो है ना SBI के 5 सहयोगी बैंक यानी एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक्स का जो है ना एक साथ आपका SBI में जो आपका विलय किया गया था। और वो आपके 5 एसोसिएट बैंक्स यानी 5 सहयोगी बैंक कौन कौन से थे, तो एक आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था जो कि आपका पूछा गया था। सेकंड आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर रहा था। थर्ड आपका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर रहा था। फोर्थ आपका स्टेट बैंक ऑफ पटियाला रहा था। और फिफ्थ आपका स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो आपका मतलब कि विलय है ना ये किस अधिनियम की धारा के तहत आपका किया गया था, तो देखिए ये जो आपका विलय है ना ये आपका भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा विलय भी आपका माना जाता है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 35 के तहत जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर मैसूर बैंक के अगर मतलब कि इतिहास की बात कर ले तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की जो स्थापना है ना ये आपका 19 मई 1913 यानी कार्यवाही जो है आपका 2 अक्टूबर 1913 से जो आपका शुरू हुआ था। और मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाडियर चतुर्थ के संरक्षण में जो है ना इसकी स्थापना जो आपका किया गया था। और इस बैंक की स्थापना में प्रमुख भूमिका जो है ना ये भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो आपका किया गया था, जिन्होंने बैंकिंग समिति के निर्देश पर इसकी नींव जो है आपके रखे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2019 को जो है ना एग्जाम में पूछा भी जाता कि 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों का विलय जो है ना ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपका कर दिया गया था। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों बैंक का जो विलय है ना ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में जो आपका कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2019 में सिंडिकेट बैंक का जो है आपका कैनरा बैंक में जो आपका विलय हो गया था। इलाहाबाद बैंक का जो 2019 में जो है आपका इंडियन बैंक में आपका विलय हुआ था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 2019 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका विलय हो गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्टील यानी इस्पात के बाद जो है ना दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी प्रमुख धातु कौन सी है। तो देखिए इस्पात के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले जो दूसरा प्रमुख धातु है ना ये आपका एल्यूमिनियम है। तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि मेगास्थनी जो ये आपका किसका राजदूत था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मेगास्थनी की बात कर लेते हैं, आपका एक यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर का जो है ना ये आपका राजदूत था। और उसे आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था, तो इसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आपका भेजा गया था। और ये जो आपका मतलब कि पाटलिपुत्र में रहा था। और प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो पुस्तक है ना ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा ही जो आपका लिखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज शब्द का जो प्रयोग है ना ये किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के खेल में
पॉपिंग जो क्रीज होता है ना, ये आपका वह रेखा होता है जो स्टम्प्स के सामने और समानांतर खींची जाती है। और इसके मुख्य बिंदु आपके कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये आपका मतलब कि पॉपिंग क्रीज आपका यह वह रेखा होता है ना जो बल्लेबाज के सुरक्षित क्षेत्र को जो आपका निर्धारित करता है। यदि बल्लेबाज का बल्ला या फिर पैर इस रेखा के अंदर अगर नहीं होता है ना, तो आपका विकेट जो वो गिर जाता है, या फिर उसे आपका रन आउट या फिर स्टंप आउट जो है आपका माना जा सकता है। इसके अलावा पॉपिंग क्रीज स्टंप से अगर मतलब कि इसका दूरी पूछा जाए कि कितना होता है, तो देखिए पॉपिंग क्रीज आपका स्टंप से यानी बॉलिंग क्रीज से जो है ना, ये आपका 4 फीट यानी 1.22 मीटर की दूरी पर जो ये आपका होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका पॉपिंग क्रीज शब्द का जो प्रयोग है, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका क्रीज के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्रीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आमतौर पर जो है ना हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बॉलर जो आपके मतलब कि क्रिकेट में गेंदबाजी करते समय गेंदबाज को जो है ना, ये आपका हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑप्शन में आपका क्रिकेट बॉलर आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्रिकेट बॉलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लक्षद्वीप समूह किस महासागर या फिर सागर में स्थित है, कि आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी अरेबियन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लक्षद्वीप से प्रश्न पूछा गया, तो इसके बारे में आगे की शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, लक्षद्वीप जो आपका भारत का सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, भौगोलिक स्थिति की अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ, तो ये आपका भारत के दक्षिण पश्चिम तट से यानी केरल तट से लगभग जो है ना आपका 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में जो ये आपका स्थित है। इसके अगर कोरल आइसलैंड यानी प्रवाल द्वीप की बात कर ले, तो देखिए, लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है ना कि ये जो आपका एटोल्स या फिर प्रवाल द्वीप यानी कोरल से बना जो ये आपका द्वीप समूह है। और इस समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए, इस समूह में कुल आपके 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीपों पर जो है ना ये आपका मानव आबादी जो आपका रहता है। लक्षद्वीप की अगर राजधानी पूछा जाए तो ये आपका कवरत्ती है। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए, इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना, ये मात्र आपका 32 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी जो आपका बनाता है। और निकटतम राज्य की बात कर ले, तो ये जो आपका केरल के जो है ना मालाबार तट के सबसे नजदीक स्थित है। और इसका जो उच्च न्यायालय भी जो है ये आपका केरल यानी कोची में ही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महामस्तक अभिषेक का जो आयोजन है ना, मुख्य रूप से किस राज्य में आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, महामस्तक अभिषेक की बात कर ले, तो ये आपका जैन धर्म का जो है ना एक आपका अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव है। और इसके प्रमुख बिंदु की बात कर ले, तो देखिए, ये जो आपका उत्सव है ना, ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित श्रवण बेलगोला में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका महोत्सव ये आपका भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के अभिषेक के लिए जो आपका मनाया जाता है। और ये आपका दुनिया का जो है ना सबसे बड़ी एकल पत्थर यानी मोनोलिथिक से बनी प्रतिमाओं में से जो है एक जो है आपका माना जाता है। और ये आपका उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर जो है ना एक बार जो आपका आयोजित किया जाता है। और पिछला जो आपका महामस्तिष्क अभिषेक का जो मतलब कि उत्सव है ये आपका 2018 में जो आपका किया गया था। और प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, अभिषेक के दौरान जो है ना प्रतिमा पर आपका दूध, केसर, हल्दी, चंदन, सोने और चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्नों की वर्षा भी जो आपका किया जाता है। और इतिहास की बात करें तो देखिए, इस प्रतिमा का जो निर्माण है ना ये आपका 10वीं शताब्दी में यानी 981 ईस्वी में जो है ना ये आपके गंगा राजवंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी जो आपका महामस्तक अभिषेक का जो आयोजन है ना यानी महोत्सव का जो आयोजन है ये आपका कर्नाटक राज्य में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना किस आंदोलन को दोबारा यानी द्वितीय चरण जो आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना ये आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसे आपका दोबारा जो आपका शुरू किया गया था। जिसमें अगर पहले चरण की बात कर ले तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये आपका 1930 में दांडी मार्च के साथ
साथ जो आपका किया गया था। हालांकि 1931 में मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन समझौते के बाद इसे जो आपका स्थगित कर दिया गया था, ताकि गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है ना ये आपका भाग ले सके। और दूसरा गोलमेज दोबारा शुरुआत कब किया गया था, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन के विफल होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीति जारी रखने के कारण जो है ना गांधी जी के द्वारा जनवरी 1932 में जो है भारत लौटते ही इस आंदोलन का दूसरा चरण जो है ना ये आपका शुरू कर दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में जो है ना पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है ना ये आपका हर 24 घंटे में पृथ्वी के लगभग जो है 15.5 से लेकर 16 चक्कर जो है ना आपका लगाता है। यानी सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ कि ये आपका 24 घंटों में जो है ना ये आपका 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा जो ये आपका पूरी करता है। और अगर इसके मतलब कि समय की बात करें तो देखिए इसे पृथ्वी का जो है ना एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग आपका 90 से 93 मिनट का समय जो है आपका लगता है। तो ऑप्शन में आपका 16 चक्कर आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी 16 ऑर्बिट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि सर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मात्र आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही जो है ना आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। बहुत जगह मैंने देखा कि आपको गुमराह किया जा रहा है, 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, 1 से ज़्यादा शायद ही किसी शिफ्ट में आपका 2 प्रश्न हो सके हार्डली, तो 1 से 2 प्रश्न ही आपके करंट अफेयर से जो वो पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा आपका हिस्ट्री और स्टैटिक जीके से ही जो वो आपका पूछा जा रहा है। एक आपका करंट अफेयर्स में प्रश्न आया था कि अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की पंचायती राज संस्थाओं में जो है ना निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितने लाख से अधिक हो गया, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार और पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी द्वारा जो आपका जो नवीनतम जो आंकड़ा जारी किया गया था ना, इसमें भारत में वर्तमान में जो है 14.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है। और ये जो संख्या नहीं, ये भारत के पंचायती राज संस्थाओं में जो है कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हालांकि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें न्यूनतम 33% आरक्षण जो है ना ये आपका अनिवार्य किया गया था, लेकिन भारत के 21 राज्यों ने जो है ना इसे आपका बढ़ाकर 50% जो है आपका कर दिया है। और इन राज्यों में आपका कौन कौन सा राज्य है, तो देखिए बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने जो है ना ये आपका 50% से अधिक जो है आपका मतलब कि आरक्षण जो है आपका दे दिया है। तो ऑप्शन आपका 14.5 लाख ऑप्शन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में कुंभ मेले का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेले का जो आयोजन है ना ये भारत के 4 स्थानों पर जो आपका किया जाता है। और वो 4 स्थान कौन कौन से है, तो देखिए उत्तराखंड के ये आपका हरिद्वार में जो है ना आपका गंगा नदी के किनारे जो आपका किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आपका किया जाता है। मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन में शिप्रा नदी पर किया जाता है। महाराष्ट्र में आपका नासिक गोदावरी नदी पर जो आपका किया जाता है। तो आपका जो है उत्तराखंड वाला आपसे आज पूछा गया था, तो हरिद्वार ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी हरिद्वार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि लाहौर में शालीमार बाग का जो निर्माण है ना ये किस मुगल सम्राट के द्वारा आपका करवाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि लाहौर में शालीमार बाग का जो निर्माण है ना ये आपका 1641 से 1642 ईस्वी के दौरान जो है ये आपका मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो आपका किया गया था। तो शाहजहां ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शालीमार बाग को जो है ना ये आपका 1981 यानी 1981 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी जो आपका घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और विशेष नोट आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा जो है आपके भ्रमित रहते हैं। जैसे कि एक आपका श्रीनगर कश्मीर में भी जो आपका शालीमार बाग है, तो देखिए जो आपका श्रीनगर कश्मीर में स्थित जो शालीमार बाग है ना इसका जो निर्माण है ये शाहजहां के पिता जहांगीर के द्वारा जो आपका करवाया गया था। इसलिए मतलब कि अक्सर बच्चे जो है ना दोनों में आपका मतलब कि भ्रमित रहते हैं। जब आपसे श्रीनगर कश्मीर वाला पूछा जाए ना तो ये आपका जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, और जब आपसे लाहौर के शालीमार बाग के बारे में पूछा जाए तो शाहजहां फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जो वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फेफड़ों से
ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना हृदय के बाएं आलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम में किसके माध्यम से आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो एक ऑप्शन में आपका जो है पल्मेंट्री वेन आपका दिया गया था, यानी फुफ्फुस सीरा आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका शरीर का एकमात्र ऐसी आपका सीरा होता है ना जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त जो है आपका ले जाता है, और ये फेफड़ों से जो है ना ताजा ऑक्सीजन लेकर जो है रक्त को हृदय के बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में जो है ना ये आपका पहुंचाता है। तो ये जो कार्य करता है ये कौन करता है, तो ये आपका फुफ्फुस सीरा करता है। तो ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके विपरीत मैं आपको बता दूं कि पल्मोनरी जो आपका आर्टरी होता है ना यानी फुफ्फुस जो धमनी होता है, ये आपका हृदय के दाहिने हिस्से से आपका अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को जो है ना ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक जो है आपका ले जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि दिमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो है ना तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर आपका व्यवस्थित किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने जो है ना 1869 में जो है अपनी पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी जो है आपके प्रस्तुत किए थे। और उनकी व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत आपके कौन कौन से रहे थे, तो देखिए पहला तो आपका मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के क्रम में जो है ना ये आपका व्यवस्थित किया था। और इनका मानना यह था कि तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के जो है ना आपके पेरियोडिक फंक्शन यानी आवर्ती फलन होते हैं। और सेकंड जो आपका गुण रहा था, ये आपका मेंडलीव ने उन तत्वों को एक ही समूह यानी ग्रुप में आपका रखा था जिनके रासायनिक गुण जो है आपके समान थे। इसके लिए उन्हें तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्रों का आधार जो है ना आपका बनाया गया था। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि दिमित्री मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किए थे, तो आपका समान रासायनिक गुण और परमाणु द्रव्यमान पर जो है आपके व्यवस्थित किए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आपका जो मेंडलीव का जो ये तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये आपका मोजले के द्वारा आपका दिया गया था। और मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी था ये आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर जो है आपका आधारित था, जबकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी ना ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर जो है आपका आधारित था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेंडलीव का जो सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता ये था ना कि उन्होंने अपनी सारणी में जो है कुछ आपके खाली स्थान भी छोड़े थे। यानी उनको भविष्यवाणी ये थी कि भविष्य में इन स्थानों पर नए तत्व जो आपके खोजे जाएंगे। और इन्होंने तीन खाली स्थान छोड़ा था जिसका नाम आपका जो है एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम जैसे नाम जो वो आपके रखे गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स से आता कि जब कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को जो है ना आपका संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है, तो ये गतिविधि जो है ना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रॉ मटेरियल्स को संसाधित करके मूल्यवान उत्पादों में बदलने की गतिविधि जो है ना ये आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र के या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसे ही जो आपका औद्योगिक क्षेत्र भी जो आपका कहा जाता है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होते हैं ना उनके कारखानों या फिर उद्योगों में परिष्कृत करके उपयोग वस्तु जो है आपका कि द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में जो आपका बनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो है कि कंस्ट्रक्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज ए पर्सन और बिलीव कॉल्ड हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर गॉड एंड द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था। तो देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति या विचारधारा को क्या कहा जाता है जो ये मानता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद होता है या फिर ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है, इसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका पैंथेइस्ट यानी सवेश्वरवादी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी पैंथेइस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था गिव अप का जो है ना आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए गिव अप का जो मतलब होता है ना ये क्या होता है, तो ये आपका त्याग देना या फिर हार मान लेना होता है। और इसके अगर कि एंटोनिम्स की बात कर ले तो ये आपका कीप या फिर कंटिन्यू होगा यानी जारी रखना या फिर बनाए रखना होगा। तो ऑप्शन में शायद आपका कीप जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी कीप आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हाइजीन का जो है ना यानी स्वच्छता का आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए हाइजीन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका HYGIENE होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपका डिस्पर्स का आपका मतलब कि नहीं पूछा गया था एंटोनिम, एक आपका डिस्प्रेस्ड का पूछा गया था। लेकिन मैं आगे के शिफ्टों के लिए बता देता हूं, डिस्पर्स का जो मतलब होता है ना, ये आपका बिखेरना या फिर फैलाना होता है। और इसके अगर मतलब कि एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका गैदर यानी इकट्ठा करना होगा। तो ऑप्शन बी गैदर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका होमोनिम से आपका प्रश्न पूछा गया था कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द मतलब कि वर्ड पेयर को जो आपको चयन करना था, दो आपका मतलब कि सेंटेंस दे दिया गया था, माई फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स लिव्स इन लंदन। सेकंड आपका दिया गया था कि आई सॉ ए फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉरेस्ट। और इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे होमोनिम्स आपको जब वो चुनना था। तो देखिए होमोनिम्स या फिर होमोफोन्स वे शब्द होते हैं ना जिनका उच्चारण यानी साउंड जो है आपका समान होता है, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग और अर्थ जो है ना ये आपका अलग अलग होता है। तो एक ऑप्शन में आपका जो है वो डियर दिया गया था। तो देखिए DEAR का जो अर्थ है ना इसका उपयोग जो है प्यारा या फिर प्रिय या फिर कीमती के लिए जो आपका किया जाता है। और एक ऑप्शन में आपका मतलब कि DEER भी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका DEER का जो अर्थ है ना ये आपका एक जंगली जानवर जिसे हिंदी में आपका हिरन जो आपका कहा जाता है। तो डियर और डियर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ये सबसे पहले तो इसमें माई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माई डियर फ्रेंड्स लिव्स इन लंदन यानी मेरा प्यारा मित्र लंदन में रहता है, पहले में आपका डियर आएगा। सेकंड में आई सॉ ए डियर यानी जो आपका हिरन है ना ये इन द फॉरेस्ट आएगा, सॉरी DEER होगा। तो मैंने जंगल में एक हिरन देखा, इसमें आपका DEER वाला आएगा। तो डियर और ये वाला डियर किस में दिया गया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रक्त का धक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बनाने में जो है ना सहायक रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये रक्त का धक्का जमाने में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका प्लेटलेट्स जिसे आपका थ्रोम्बोसाइट्स भी जो आपका कहा जाता है, और ये जो आपका मतलब कि जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रोटीन में बात कर ले तो फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है ना ये रक्त को जमने में जो आपका मदद करता है। विटामिन में अगर पूछा जाए तो देखिए विटामिन के जो है ना ये धक्का जमाने की प्रक्रिया के लिए जो है आपका आवश्यक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर आधारित जीडीपी से साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर आधारित जो है ना जीडीपी प्राप्त करने के लिए जो है किसे घटाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो है ना आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी को आपका 2 तरह से जो आपका मापा जाता है। एक तो आपका मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, और सेकंड आपका फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर जो है ना इनके बीच को जो है आपको मतलब कि संबंध जो आपको समझना होगा। जैसे कि मार्केट प्राइस की बात कर ले यानी बाजार मूल्य की बात कर ले तो ये आपका वह मूल्य होता है ना जिस पर वस्तुएं बाजार में जो आपका बेची जाती है, और इसमें सरकार द्वारा लगाए गए इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर जो है ना ये आपके शामिल होते हैं, और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को जो है ना इससे जो आपका घटा दिया जाता है। तो ये तो आपका मार्केट प्राइस हो गया। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत की बात कर ले तो ये जो आपका उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, इसके वास्तविक लागत होती है, और इसमें आपका कर यानी टैक्स जो है ना ये आपके शामिल नहीं किए जाते हैं। और इसमें आपका जो वो क्या घटाया जाता है, तो इसमें आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो आपका घटाया मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कैसे निकाला जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स से आप जब सब्सिडीज माइनस करोगे ना तो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है आपका निकल कर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि आपके बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी से साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर आधारित जीडीपी प्राप्त करने के लिए किसे घटाया जाता है, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो है आपका घटाया जाता है। तो ऑप्शन सी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लूँ महत्वपूर्ण सूत्र की, तो देखिए मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका फिर इंग्लिश में आपका डिप्रेस्ड का जो है ना आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए डिप्रेस्ड का जो मतलब होता है ये आपका उदास या फिर दुखी होता है, और इसका जो सही एंटोनिम होगा ना ये आपका चीरफुल होगा। चीरफुल का मतलब आपका हंसमुख या फिर प्रसन्न होता है। तो ऑप्शन बी चीरफुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सामान्य मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट की जो गणना है ना प्रति कितने व्यक्तियों पर आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सामान्य मृत्यु दर की जो गणना है ना ये आपके प्रत्येक 1000 मतलब कि प्रति 1000 व्यक्ति पर जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी प्रति 1000 व्यक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर के बारे में अगर पूछा जाए यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा जाए, तो ये शिशु मृत्यु दर की जो गणना है ना ये भी आपका प्रति 1000 जीवित जन्मों यानी लाइव बर्थ पर जो है आपका किया जाता है।
है। और इसका एक मतलब कि एक्सेप्शन भी है कि जब आपसे मातृ मृत्यु दर पूछा जाए ना, यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी जो आपका रेशियो पूछा जाए, तो देखिए इसकी जो गणना है ना, ये आपका आमतौर पर जो है 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है आपका किया जाता है ना, कि आपका 1000 पर किया जाता है। तो ये आप मतलब कि ये फैक्ट भी जो आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपका जो है जुबिलेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए जुबिलेंट का जो मतलब होता है कि आपका उल्लासित या फिर आपका जो है अत्यधिक प्रसन्न होता है। तो जुबिलेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, तो JUBILANT होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 1772 की नई न्याय प्रणाली के तहत जो है ना, प्रत्येक जिले में कौन से 2 न्यायालय जो आपके स्थापित किए गए थे, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ना, प्रशासन में सुधार के लिए जो है आपके नई जो न्यायिक योजना है ना, ये आपका पेश जो वो किए थे, और इसी के द्वारा आपका 2 न्यायालय जो आपका स्थापित किया गया था। और 2 न्यायालय कौन कौन से थे, तो ये आपका देखिए, एक तो आपका जो है दीवानी अदालत था, और सेकंड आपका जो वो फौजदारी अदालत था। जिसमें सबसे पहले अगर सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत की बात कर ले, तो ये आपका संपत्ति, शादी और व्यापार जैसे नागरिक मामलों की जो है ना, ये आपकी सुनवाई करते थे, और इसका मुखिया जो है आपका जिला कलेक्टर होता था। इसके अलावा अगर क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी अदालत की बात कर ले, तो ये आपका चोरी, हत्या और मारपीट जैसे आपराधिक मामलों की जो है ना, ये आपका सुनवाई करता था। और ये जो आपका अदालत है एक काजी और मुफ्ती के अधीन होता था, लेकिन कलेक्टर जो है ना, इसकी निगरानी जो ये आपके करते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समग्र और टिकाऊ कृषि प्रणाली क्या है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बढ़ाते हुए जो है फसलों और पशुधन का उत्पादन करती है। ये आपका सिंथेटिक इनपुट जैसे उर्वरक, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और GMO के उपयोग से जो है ये आपका बचती है, और उत्पादकता बनाए रखने के लिए जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक कचरे पर आपका निर्भर करती है। इसे आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसे जो है ना, ये आपका मतलब कि 4 विकल्प आपके दिए गए थे। इसे आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन बी